भागलपुर के 0 माइल स्थित हेलमेट चौक पर शनिवार की सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल मंगलम अस्पताल के समीप सड़क किनारे बनी करीब 1 दर्जन झोपड़ियां आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मियों ने फौरन अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची, जिसके बाद 2 बड़ी और 1 छोटी दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई, लेकिन झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों का सारा सामान राख हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलम हॉस्पिटल के पास आग लगने से जो भी यहाँ पे झोपड़पट्टी थे उसमें 6 से 7 घर जलने की आशंका है और कोई भी हताहत नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ये आग पे काबू पाया गया। दमकल की टीम पहुंची मगर 10 मिनट के बाद पहुंची। भागलपुर में गर्मी ने इस साल अप्रैल महीने में ही प्रचंड रूप धारण कर लिया है। बढ़ते तापमान के बीच लोग ठंडे पानी के लिए फ्रिज से ज्यादा मिट्टी के बने बर्तनों, घड़ा और सुराही की ओर रुख कर रहे हैं। शहर के बाजारों में सुराही और घड़ों की जबरदस्त बिक्री हो रही है। खासकर लॉज और हॉस्टलों में रहने वाले छात्र छात्राएं इन बर्तनों को काफी संख्या में खरीद रहे हैं, क्योंकि ये किफायती होने के साथ साथ पानी को प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखते हैं। वहीं मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ने से कुम्हार समुदाय के लोगों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है। छात्रा श्रेया सिंह ने बताया कि गर्मी में मिट्टी के घड़े का पानी बहुत ठंडा और प्राकृतिक लगता है। हॉस्टल में फ्रिज की सुविधा नहीं है, इसलिए सुराही और घड़ा हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है। गर्मी बढ़ा है, थोड़ा बिक्री है अभी सुराही का, और जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और बढ़ेगी दुकानदारी। सुराही है 400, 500, 300, 200, 100 सब तरह का है, और घड़ा का भी दुकानदारी अच्छा होता है, लेकिन घड़ा बनाने वाला नहीं। सबसे परेशानी ये है घड़ा बनाने वाला नहीं, इसी लेकर के दाम में जो भी हो वही होता है। हाँ, बिक्री अभी तेज है। अनिल पंडित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों के तहत जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने शनिवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दरअसल बिहार में होने वाले 28 खेल आयोजनों में तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं 4 से 7 मई और 10 से 13 मई को भागलपुर में होगी। खिलाड़ियों, प्रबंधकों और तकनीकी पदाधिकारियों के आगमन के लिए रेलवे स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन की साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन, प्रचार प्रसार, वेलकम काउंटर और कूली व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश और एरिया ऑफिसर प्रवीण कुमार ने स्वागत कक्ष हेतु स्थल चयन करवाया। जिलाधिकारी ने 30 अप्रैल से 15 मई तक विशेष साफ सफाई, एस्केलेटर व लिफ्ट की सुविधा सुनिश्चित करने तथा स्वागत कक्ष में ठंडे गर्म पेय की व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों के वापसी समय में भी रेलवे स्टेशन पर समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे बिहार और भागलपुर से अच्छी यादें लेकर जाए। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शनिवार की सुबह सैंडिस मैदान का निरीक्षण किया, जहां तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। दरअसल सैंडिस कंपाउंड में प्रतिभागियों के लिए बनाए जा रहे शौचालयों की प्रगति का भी अवलोकन किया गया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने बैडमिंटन कोर्ट हॉल का निरीक्षण किया, जहां डीजी सेट लगाने का कार्य चल रहा है। हॉल की स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता दिनेश राम, प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी अनीश कुमार, एनडीसी विकास कुमार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि खेलों के आयोजन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। आरसीपी सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बलों की मौजूदगी मात्र को पर्याप्त मानते हैं, जबकि लापरवाही के चलते यह हमला हुआ है। आरसीपी सिंह ने शहीद हुए जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आशा पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और अब राज्य चलाने में अक्षम हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को भी इस बात का प्रमाण बताया। बिहार में शराबबंदी पर टिप्पणी करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि राज्य में शराबबंदी केवल कागजों पर है, जबकि शराब खुलेआम बिक रही है, जिससे बिहार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखिए, एक बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि जो आतंकवादी हैं वो कहाँ से आते हैं, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग जानते हैं। नंबर तो ये। दूसरी बात, भाई हमारे भारत की जितनी सेना है, जितने हमारे सेंट्रल मिलिट्री फोर्स है, ज़्यादातर की तैनाती कहाँ होती है? कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और उसके बाद इस तरह की जब घटना घटती है तो देखिए मैं बताता हूँ, एक शब्द होता है अंग्रेजी में कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। निश्चिंतता का माहौल जब किसी भी चीज़ में आ जाता है ना, तब जाकर के ये जो है आप सावधान नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है, और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहाँ पर फोर्सेज हैं, डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर, जहाँ पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं, और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि सब जगह बिल्कुल शांत है, जबकि देखिए कभी भी ऐसे मामलों में निश्चिंतता का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो। यहाँ भी मैंने क्या बताया कि 2005 से 2010 में बिहार में लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो सब अपराधी लोग भाग गए। अब क्या स्थिति है? जब आपने निगरानी कम कर दी, नीतीश बाबू का निगरानी कम हो गया, तो क्या हालत है? तो कभी भी अगर किसी भी चीज़ में कंप्लेसेंसी आती है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं इस बात को मानता हूं, और इस पर मैं केंद्र सरकार से जरूर अनुरोध करूंगा कि भाई उनको इसके तह में जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सारी की सारी हमारी स्ट्रेटजी होती है, हमारी इतनी इतनी प्लानिंग होती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सब व्यवस्था होती है। और ये भी देखिए, सबसे पहला देश के नागरिक क्या उम्मीद करता है कि हम लोग अपने देश में सुरक्षित रहें, हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहे, और हमारी सीमा से अगर इस प्रकार के घुसपैठ होकर के हमारे लोग पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? किसी को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल गए कि हम लोग जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो देना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी तय कर लेना पड़ेगा कि चूक कहाँ हुई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव में नदी में डूबने से नंदकिशोर यादव की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर शाम की है, जब नंदकिशोर अपने भैंस को नहलाने के लिए नदी पर गए थे। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में चले जाने से वे डूब गए। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। शनिवार की सुबह जब कुछ ग्रामीण पशुओं को लेकर नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने नंदकिशोर यादव का शव पानी में तैरता देखा। वहीं सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये भैंस लेके गया था, देरा रास्ते में वो नदी है, उसी में डूब गया। कब डूबे हैं? करीब 11:30-12 के बीच में। ये कहाँ की घटना है? सुल्तान के तिलकपुर नशोपुर। बॉडी कितने देर बाद मिली है? बॉडी बहुत देर बाद में, करीब सुबह 4 बजे के लमसम मिली है। क्या नाम है इनका? नंदकिशोर यादव। कितना उम्र हो रहा है? उम्र पर 60+ होगा। क्या करते थे? भैंस रखता। खाली भैंस ही, और कोई रोजी रोजगार? कोई रोजी ये बराबर डेली चराने पार करता था। डेली कैसे पता लगा कि ये डूब गए हैं? और बगल का कोई आदमी था, वहाँ बैठा हुआ, भैंस लेके वही बोला। किसी ने बचाने की कोशिश की? क्या होगा, हम लोग तो देखने गए। बॉडी को निकालने में कितना समय लग गया? बॉडी को निकालने में करीब 15 घंटा से ऊपर लगा।
भागलपुर जिले के मध्य विद्यालय कोला नारायणपुर दक्षिण से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय की कार्य अवधि के दौरान रसोई घर में अनाधिकृत रूप से मांसाहारी भोजन पकाने की सनसनीखेज घटना उजागर हुई है। दरअसल विद्यालय के 3 कर्मी प्रदीप कुमार सिंह, संगीता कुमारी और जयप्रकाश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने रसोई का ताला तोड़कर प्रवेश किया और बच्चों के मध्याह्न भोजन की सामग्री का दुरुपयोग करते हुए मांसाहारी भोजन तैयार किया। इस दौरान सरसों का तेल, प्याज और मसाले जैसी बच्चों के लिए सुरक्षित रखी गई सामग्री का भी उपयोग किया गया। वहीं प्रधानाध्यापिका सिया इंदु कुमारी ने इस गंभीर घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल विद्यालय परिसर में इस तरह की हरकत न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित कुंजबन्ना मध्य विद्यालय से शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक पर 3 छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पिटाई इतनी बुरी तरीके से की गई कि छात्राएं बेहोश हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल छात्राओं को अस्पताल भिजवाया। फिलहाल तीनों छात्राओं का इलाज जारी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नंदकिशोर दास ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ अनुशासन सिखाने के लिए डांटा गया था। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद विद्यालय परिसर में ग्रामीणों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर नारेबाजी हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।